गुड मॉर्निंग आप सभी को। वेलकम टू सक्सेस बार कंपटीशन क्लासेस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। अभी हम लोग नाउन में एब्स्ट्रैक्ट नाउन का डिस्कशन कर रहे थे। कल हमने पढ़ा था वर्बियल एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में। आइए एक बार उनको रिवाइज कर लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। मैंने आपको बताया था कि वर्बियल एब्स्ट्रैक्ट नाउन में 3 तरह के शब्द आते हैं। पहले मैंने आपको बताया था कि वैसे शब्द होते हैं जो वर्ब और नाउन दोनों होते हैं। एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था, उसमें ट्राई था, मूव था, और क्या था, ट्राई, मूव, वॉक, गो, रन। इस मूव से मोशन, इस मूव से मैंने बताया था एग्जाम्पल, दिस इज अ बोल्ड मूव। तो एक तरह के वर्ड ये थे जो नाउन प्लस वर्ब दोनों थे। दूसरा हमने क्या देखा था, जितने डेरिवेटिव होते हैं। डेरिवेटिव मैंने बताया था, डेरिवेटिव मतलब क्या, एक पार्ट ऑफ स्पीच से बने शब्द, मतलब दूसरे पार्ट ऑफ स्पीच से बने शब्द। वैसे शब्द जो एक पार्ट ऑफ स्पीच से दूसरे पार्ट ऑफ स्पीच में बने हैं, वैसे शब्द को डेरिवेटिव कहते हैं। उसमें भी हमने देखा था, एक्ट था जिससे एक्शन बना था, और क्या था, स्पीक था, स्पीक से क्या बना था, स्पीच बना था। ऐसे ही कुछ वर्ड्स थे। इनकी लिस्ट बहुत लंबी हो सकती है, आपको पता ही है कि इंग्लिश के वोकैबुलरी की लिस्ट बहुत लंबी की जा सकती है। और एक हमने तीसरा क्या देखा था, तीसरा था वर्ब का आईएनजी फॉर्म। आईएनजी लगा था वर्ब में, जैसे आपने देखा था इसे सिंगुलर और प्लूरल दोनों में रखा जा सकता था। जैसे हमने एक देखा था, ये एग्जाम्पल द टीचिंग्स ऑफ विवेकानंद वाला एग्जाम्पल था। अब एग्जाम्पल्स को मैं इसीलिए बार बार आपको ये एग्जाम्पल लिखवाता हूं ना, क्योंकि एग्जाम्पल्स के थ्रू इन रूल्स को याद करना ज्यादा इजी होता है। अब आगे हम देखते हैं, अब ये पारंपरिक नाउन के कुछ फॉर्मेट्स थे, उनसे हटकर हम लोग देखते हैं कि आगे नाउन में क्या है। अभी मैंने बताया था कि हम लोग नाउन में कुछ स्टैंडर्ड पैटर्न को छोड़कर आगे की तरफ देखते हैं। क्या है कि देखिए, एडजेक्टिव है ना, मैंने जैसे आपको बताया था, जैसे डेरिवेटिव एक पार्ट ऑफ स्पीच से दूसरे पार्ट ऑफ स्पीच के बने वह शब्द, वैसे ही एडजेक्टिव में भी क्या होता है कि पहले अगर एडजेक्टिव के पहले द लगाते हैं तो उसे हम लोग नाउन की तरह यूज कर सकते हैं। और ये जो द प्लस एडजेक्टिव होता है, ये एक प्लूरल फॉर्मेट होता है, सिंगुलर फॉर्मेट नहीं होता। क्योंकि ये एक, जैसे मैंने बोल दिया द रिच, तो उनका मतलब हुआ कि केवल रिच के जितने भी लोग हैं जी पूरी दुनिया में, उनको वो इंडिकेट कर रहा है द रिच। तो ये सिंगुलर नहीं होता, प्लूरल होता है। आइए हम लोग यहाँ पे देखते हैं, लिखा है एडजेक्टिव के पहले द का इस्तेमाल करके उसे नाउन की तरह यूज किया जा सकता है। ध्यान दीजिए, एडजेक्टिव के बाद कोई नाउन नहीं आना चाहिए, क्योंकि द प्लस एडजेक्टिव खुद एक नाउन हो गया, तो नाउन के बाद नाउन थोड़ी ना आता है। तो नाउन के पहले एडजेक्टिव आता है, लेकिन जब नाउन हो गया तो नाउन के बाद नाउन नहीं आता। और यहीं पे लिखा है, ये जो द एडजेक्टिव का फॉर्मेट होता है, ये प्लूरल की तरह इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि यह उस विशेषता बताने वाले दुनिया के सभी लोगों को बोध कराता है। किसकी विशेषता? ये जो द प्लस एडजेक्टिव बनेगा, इनकी विशेषता, पूरी दुनिया के लोगों की विशेषता ये बताता है। तो वही कहा गया कि जब द के पहले एडजेक्टिव लगाते हैं तो उसे नाउन की तरह यूज किया जा सकता है। एग्जाम्पल देखते हैं, द रिच देखिए ये एग्जाम्पल है, पहला एग्जाम्पल कि द रिच, दोनों ऑप्शन है इज और आर, यूजुअली अनहैप्पी फ्रॉम विद इन। यूजुअली मतलब होता है आमतौर पे, विद इन मतलब अंदर से। तो यहाँ पे बोल रहा है कि द रिच, दोनों ऑप्शन है इज और आर, यूजुअली अनहैप्पी फ्रॉम विद इन। आप बताइए इसमें सही क्या होगा?
देखिए मैंने आपको बताया अभी कि जो द प्लस एडजेक्टिव का फॉर्मेट होता है वो एक प्लूरल फॉर्मेट होता है। तो जब किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट सिंगुलर और प्लूरल हो वही डिसाइड करता है कि वर्ब क्या होगा। जब मैंने बताया कि जो द रिच का फॉर्मेट होता है ये दुनिया में सभी रिच लोग जितने भी रिच लोग हैं उनके लिए यूज किया जा रहा है। तो ये प्लूरल फॉर्मेट है जहां पे द रिच आर होगा, इज नहीं होगा, आर होगा। आगे हम लोग देखते हैं द ग्रेट आर ये सेंटेंस बोलता है द ग्रेट डैश यहां स्पेस है दोज हु वैल्यू देयर टाइम, मतलब वे लोग महान होते हैं जो अपना समय की वैल्यू मतलब हमारा जो टाइम होता है उसकी वैल्यू करते हैं। तो यहाँ पे देखिए अभी मैंने आपको बताया कि जो द और एडजेक्टिव का फॉर्मेट होता है वो प्लूरल फॉर्मेट होता है। तो जब सब्जेक्ट प्लूरल है तो इसका वर्ब भी प्लूरल होगा, तो यहाँ पे आर होगा। द ग्रेट आर दोज हु वैल्यू देयर टाइम, वैसे ही द रिच यूजुअली अनहैप्पी फ्रॉम विद इन, मतलब अंदर से वो लोग नाखुश होते हैं। तो ये हुआ हमारे नाउन का एक अलग तरह का फॉर्मेट, मतलब जो दूसरे पार्ट ऑफ स्पीच से बने हैं उनका। अभी हमने इडियम फ्रेजेस स्टार्ट किया था, कुछ इडियम फ्रेजेस करके उसको हॉल्ट दिया था। मैं चाहता हूं कि आपको और 15 इडियम फ्रेजेस उस वोकैबुलरी लिस्ट में बढ़ाए जाएं। देखिए हमने 30 तक इडियम फ्रेज कर चुके थे, अब हम लोग 31 से शुरू करते हैं। पहला है एप्पल ऑफ वंस आई, मतलब बहुत ही प्यारा, एप्पल ऑफ वंस आई। एक और है एप्पल पाई ऑर्डर, मतलब क्या होता है साफ सुथरा एवं सुव्यवस्थित, ठीक है। वैसे ही आर्म टू द टीथ, मतलब हथियारों से लैस। एग्जांपल ले सकते हैं आर्मी वाज आर्म टू द टीथ, ऐसे सेंटेंस बनता है। तो वहां आर्म टू द टीथ का मतलब होता है हथियारों से लैस। अराउंड द क्लॉक, मतलब पूरे समय 24 घंटे, क्लॉक मतलब पता ही आपको घड़ी, अराउंड द क्लॉक मतलब पूरे 24 घंटे के लिए। 35वां है एरो इन द क्वीवर, मतलब रणनीति या ऐसा विकल्प जो लक्ष्य हासिल करा दे। वैसे इस क्वीवर का मतलब अगर इस इडियम इस फ्रेज से निकल के अलग से देखते हैं तो इस क्वीवर का मतलब होता है कंपन, पर इसका कोई रिलेशन नहीं होता इस फ्रेज में। ऐसे मैंने आपको बता दिया कि इसका मतलब क्या होता है, पर इस फ्रेज में देखिए एरो इन द क्वीवर मतलब रणनीति है ऐसा विकल्प जो लक्ष्य हासिल करा दे। मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि इडियम फ्रेज का इनसे मतलब कुछ नहीं होता, इनका मीनिंग कुछ और होता है। वैसे ही 36वां देखते हैं एज डाफ्ट एज ब्रश, मतलब एकदम मूर्ख। ब्रश मतलब तो आपको पता ही होगा। डाफ्ट मतलब होता है, अगर केवल इस वर्ड की बात करें, अनुत्तरदायी, जो रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता उसको डाफ्ट कहते हैं। तो बस इसका मैंने मतलब बताया है, क्योंकि और इसके मतलब से इस फ्रेज के मतलब मीनिंग्स में कोई डिफरेंस नहीं आता है, आप देख सकते हैं। एज द क्रो फ्लाइज, मतलब एकदम सीधी रेखा में। देखो आपको याद करने का मैं इसका तरीका बताता हूँ। आप देखे होंगे जब चिड़ियों का बहुत ज्यादा झुंड जाता है तो वो एकदम सीधे लाइन में चलते हैं, एक के पीछे एक के पीछे एक। तो वैसे ही एज द क्रोज फ्लाइज मतलब एकदम सीधी रेखा में। 38वां है एट अ लॉस, मतलब पूरी तरह कंफ्यूज्ड, क्लियर कुछ भी ना हो। एट अ स्टोन्स थ्रो, बहुत नजदीक। इसको भी एक याद करने का तरीका है, आप किसी चीज को पत्थर कब मार सकते हैं, जब आपके वो बहुत नजदीक हो, दूर पे तो आप पत्थर मार नहीं सकते। वही एक याद करने का इसका यही तरीका है कि एट अ स्टोन्स थ्रो, बहुत नजदीक। आप इन जितने भी मैं इनको लिखवा रहा हूं आप स्क्रीनशॉट मार के पेन डाउन करके और इनको बार बार रिवाइज कीजिएगा, कुछ तरीके खुद के डेवलप कीजिएगा, कुछ मैं आपको बता रहा हूं, तब जाके ये आपको ये हो पाएंगे, याद हो पाएंगे। 39 बताया और 6 बताता हूं, आज के लिए 15 बता देता हूं, फिर अगली क्लास में आगे देखेंगे। देखिए 39 तक देख चुके थे, 40वां देखते हैं एट आर्म्स लेंथ। ये आर्म्स है, ए आर एम है, आर्म्स लेंथ।
मतलब अपने से दूर, परहेज करने के उद्देश्य से जो अपने से दूर हो उसके लिए हम लोग ये फ्रेज यूज करते हैं। एट क्रॉस पर्पस, पर्पस मतलब आपको ही पता होगा, पर्पस मतलब होता है उद्देश्य। एट क्रॉस पर्पस का फ्रेज का मतलब होता है विरोधी। एट डैगर्स ड्रॉन मतलब शत्रुतापूर्ण। ये जो ड्रॉन होता है आपको पता ही होगा, ड्रॉ, ड्रॉ एक वर्ब होता है, उसी का तीसरा फॉर्म ड्रॉन होता है। और यहाँ पे इस फ्रेज से अलग हटके इस डैगर्स का मतलब आपको मैं बता देता हूं क्या होता है। कटार एक तरह का एक हथियार होता है, आप लोगों को पता ही होगा, पर इसका वर्ड का मतलब इस फ्रेज से कुछ लेना देना होता नहीं। देखिए एट डैगर्स ड्रॉन का मतलब होता है शत्रुतापूर्ण। वैसे ही 43 नंबर फ्रेज देखते हैं, एट लार्ज मतलब पकड़ से बाहर, कानूनी रूप से पकड़ से बाहर। एग्जाम्पल हम लोग बोल सकते हैं द क्रिमिनल वॉज एट लार्ज, मतलब क्रिमिनल जो था वो पकड़ से बाहर था कानूनी रूप से, तो उन्हीं सब के लिए यूज होता है। 44वां देखते हैं, एट लूज एंड मतलब बेरोजगार या एवं बेचैन। वैसे 45वां है एट ऑड्स, ODDS ऑड्स, इसका मतलब विचारों में विरोधी। बहुत बार होता है कि आपके विचार और आपके जो भी आप जिनसे बातें कुछ शेयर करते हैं उनके विचार नहीं मिलते हैं, उनके लिए हम लोग यूज करते हैं एट ऑड्स। अभी हमने 45 किए हैं इडियम फ्रेज। देखिए मैं चाहता हूं कि आपका ग्रामर का सेक्शन और ये वोकैबुलरी का सेक्शन एक साथ चलते रहे, तो क्योंकि बाद में क्या होगा ना कि ग्रामर को मैं रोक के अगर वोकैबुलरी चालू करूंगा तो बहुत ज्यादा बल्क क्वांटिटी में दोनों चीजें इकट्ठी हो जाएंगी और उसको साथ साथ फिर लेके चलना आप लोग के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि ये सेक्शन अभी इसको मैं थोड़ा और आगे बढ़ा के आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी स्टार्ट करूंगा, तब तक के लिए हम दोनों साथ साथ लेके चलते हैं। आप लोग इसको नोट डाउन करके रिवाइज करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।